हेलो एवरीवन, आईएएस प्रीवियस ईयर पीटी स्पेशल के आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था। तो पहला सवाल है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य या नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है या है? 1. अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। 2. कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। और 3. पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। चलिए अब इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। वित्तीय संकट निम्न स्वरूप में उभर कर सामने आता है, जैसे व्यावसायिक क्रियाकलापों में कम से कम लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट हो, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट आना, सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार, निवेश व्यय, क्षमता उपयोग, पारिवारिक आय तथा व्यापारिक लाभ आदि सभी में गिरावट आती है। सरकार की नीतियों को भी वित्तीय संकट का कारण माना जाता है। यदि सरकार बचत का बजट बनाती है, भारी टैक्स लगाती है, कठोर लाइसेंस नीति अपनाती है, निर्यातों पर रोक लगाती है, विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करती है या फिर उद्योग धंधों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाती, तो निश्चित तौर पर वित्तीय संकट की स्थिति को आमंत्रित करती है। वित्तीय संकट से उन्मुक्ति हेतु कुछ उपाय इस प्रकार हैं, जैसे अल्पकालीन विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना, क्योंकि अल्पकालीन ऋण हमें संकट की ओर ले जाते हैं। विदेशी बैंकों के प्रारंभ से बचना चाहिए। भारत के पक्ष में सकारात्मक बात यह है कि भारतीय बैंक सब प्राइम संकट के बुरे प्रभाव से कमोबेश सुरक्षित हैं, क्योंकि भारत में प्रमुख बैंकिंग प्रणाली का कार्य अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के हाथों में है, जो जरूरतमंद लोगों या कंपनियों को ऋण देने के मामले में अत्यधिक सतर्क हैं, जबकि विदेशी बैंक सब प्राइम संकट को बढ़ावा दे सकते हैं। चलिए अगला सवाल। स्वर्ण ट्रांच या रिजर्व ट्रांच निर्दिष्ट करता है विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, WTO द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को, या फिर IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, IMF द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली को। स्वर्ण ट्रांच या रिजर्व ट्रांच मुद्रा के आवश्यक कोटा का एक हिस्सा है। ये प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी ISF के सदस्य देश के पास होना चाहिए, जिसे IMF द्वारा प्रदान किया जाता है। बिना सेवा शुल्क दिए अपने उद्देश्य के लिए IMF के सदस्य देश इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण यानी द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। ये पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। ए, चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण। बी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110(1) के कारण। सी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण। या फिर डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की धारा 3 और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इनमें अंतर्निहित पूर्वानुमानों के विवरण सहित अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का मूल्यांकन शामिल है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद विकास दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के वैदेशिक क्षेत्र संतुलन से संबंधित अनुमान भी शामिल होते हैं, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? 1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। 2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण। 3. सामाजिक पूंजी विकास। 4. कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी। और 6. सरकारों द्वारा शीतगार सुविधाओं को स्थापित करना। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए, केवल 1, 2 और 5, बी, केवल 1, 3, 4 और 5, सी, केवल 2, 3 और 6, या फिर डी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, केवल 2, 3 और 6। सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत बुनियादी ढांचा या अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सरकार द्वारा निवेश किया जाता है। सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करके देश की जनता को बेहतर सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करती है। कृषि में किसी भी तरह की सब्सिडी सार्वजनिक निवेश के अंतर्गत नहीं आती है। प्रश्नगत विकल्पों में कृषि में सार्वजनिक निवेश के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण, सरकार द्वारा शीतगार सुविधाओं की स्थापना तथा सामाजिक पूंजी विकास यानी कृषि व इससे संबंधित संस्थाओं के मध्य बेहतर समन्वय दीर्घकाल में कृषि के विकास को ही सुनिश्चित करेंगे, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न। भारत में फर्म के ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है? 1. ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। 2. ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है के आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। और 3. उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समावेशन क्षमता उतनी खराब होगी। यहाँ दिए गए कोड का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है।
ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। चलिए इसकी व्याख्या पर नजर डालते हैं। ब्याज व्याप्ति अनुपात यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो किसी फर्म की वित्तीय स्थिति की जांच करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक पैरामीटर है। इसकी गणना एक विशिष्ट समय अवधि के लिए की जाती है जो व्यवसाय के आधार पर मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक हो सकती है। ये वो अनुपात है जो ऋणों पर ब्याज की उपयुक्तता को दर्शाता है। ये दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज की सुरक्षा का मापक है जो ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ और देय ब्याज की राशि के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार ब्याज व्याप्ति अनुपात से किसी फर्म के वर्तमान जोखिम के साथ साथ आने वाले जोखिमों को भी समझने में मदद मिलती है। इसे इस प्रकार परिकल्पित किया जाता है। ब्याज व्याप्ति अनुपात बराबर अर्थात उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समावेशन क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के बीते दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक या कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? 1. न्यूनतम समर्थन मूल्य, 2. सरकार द्वारा व्यापार करना, 3. सरकार द्वारा भंडारण करना और 4. उपभोक्ता सहायकियां यानी सब्सिडीज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। प्रश्नगत सभी कारक किसी न किसी तरह सकारात्मक अथवा नकारात्मक चावल के मूल्य को प्रभावित करते हैं। उदाहरण स्वरूप सरकार द्वारा उपभोक्ता सहायकी में बढ़ोतरी से उपभोक्ता कम कीमत पर चावल का क्रय कर सकते हैं, वहीं चावल का अधिक भंडारण इसकी कीमत को बढ़ा सकता है। इसलिए विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है। 2. भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। और 3. पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। विकल्प 1 के अनुसार आज भारत और श्रीलंका के बीच एक ठोस व्यापार और निवेश संबंध है तथा पिछले दशक के दौरान द्विपक्षीय व्यापार में तीव्र वृद्धि हुई है लेकिन सतत वृद्धि नहीं हुई है। विकल्प 2 सही है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है। वहीं विकल्प 3 गलत है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार बांग्लादेश रहा है तथा नेपाल दूसरे स्थान पर है। अतः सही विकल्प 2 है, इसलिए सही उत्तर बी होगा। नेक्स्ट सवाल, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है? 1. फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए। 2. कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। 3. फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए। 4. फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। और 5. परिवार के लिए घर निर्माण तथा गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, 2 और 5, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3, 4 और 5 या फिर डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4। किसान क्रेडिट कार्ड संस्थानिक ऋण तक किसानों की पहुंच सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण और प्रभावी पहल है। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को बहुत ही कम ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली से एकल खिड़की के तहत किसानों को लचीली और सरलीकृत क्रियाविधि से उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत निम्न उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, फसलोत्तर खर्च, कृषि उपज विपणन ऋण, किसान की घरेलू खपत आवश्यकताएं, फार्म आस्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशील पूंजी और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश क्रेडिट की आवश्यकता। इसलिए विकल्प बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. खाद्य वस्तुओं का उपभोग मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में भार यानी वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक यानी डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक है। 2. डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि सीपीआई करता है। और 3. भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। थोक मूल्य सूचकांक वस्तुओं के थोक मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उपभोक्ताओं के स्तर पर लोगों द्वारा प्रतिदिन उपभोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं का भारांश 39.1% है, जो कि थोक मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तुओं के भारांश 24.4% से अधिक है। इसलिए कथन एक सही है।
थोक मूल्य सूचकांक समूह में सेवाएं शामिल नहीं की गई हैं, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है, इसलिए कथन 2 भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति की गणना के लिए तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है, तो इस तरह विकल्प सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, सभी अनाजों, दालों एवं तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर प्रापण या खरीद भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। और कथन 2, अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 न ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वो मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार रहती है। जब बाजार में कृषि उत्पादों का मूल्य गिर रहा हो, तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार इसकी घोषणा फसल बुआई से पहले करती है। ध्यातव्य है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। आयोग के द्वारा 22 कृषि फसलों, सभी फसलों के लिए नहीं, के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। चूंकि बाजार मूल्य का निर्धारण मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर निर्भर करता है, इसलिए वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम या अधिक दोनों हो सकता है, इसलिए विकल्प डी सही है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, वाणिज्य पत्र यानी कमर्शियल पेपर अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। कथन 2, जमा प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। कथन 3, शीर्घावधि द्रव्य यानी कॉल मनी अंतरबैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्पावधि का वित्त है। और कथन 4, शून्य कूपन बॉन्ड यानी जीरो कूपन बॉन्ड्स अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 4, सी केवल 1 और 3, या फिर डी केवल 2, 3 और 4। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों में वाणिज्यिक पत्र यानी कमर्शियल पेपर वचन पत्र के रूप में जारी प्रतिभूति रहित अल्पावधि के प्रपत्र हैं। वहीं जमा प्रमाण पत्र एक विशिष्ट प्रकार में मुद्रा बाजार प्रपत्र यानी नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, जिसे बैंक अपने पास जमा की गई मुद्रा के संबंध में जमाकर्ता को जारी करता है। कॉल मनी ऐसे ऋण को कहते हैं जो अगले दिन की वापसी की शर्त पर प्रदान किया जाता है तथा इसका उपयोग बैंक के आपसी लेन देन में होता है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऋण प्रतिभूति है जो ब्याज अदा नहीं करता है, लेकिन ये बड़ी छूटों यानी डिस्काउंट पर व्यापारित होता है। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है या सही है। 1, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है। 2, भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है। 3, भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है। और 4, भारत को कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा हो रहा है। यहाँ दिए गए कूट का इस्तेमाल करके आपको सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 3, या फिर डी केवल 1, 3 और 4। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1, 3 और 4। भारत से अप्रैल-मार्च 2019-20 में भारत के माल का निर्यात 314.31 अरब डॉलर, आयात 467.19 अरब डॉलर की अपेक्षा कम है। वहीं भारत की सेवाओं का निर्यात 214.14 अरब डॉलर, आयात 131.41 अरब डॉलर की अपेक्षा अधिक रहा है। इस दौरान लॉ एस को छोड़कर, जिसने 58.43% की वृद्धि दर्ज की, अन्य सभी जिन्सों या जिन्स समूहों ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। वहीं इस अवधि में कुल मिलाकर व्यापार या चालू खाते का घाटा 70.16 अरब डॉलर रहा है। इस प्रकार विकल्प डी सही है। अब अगला और अंतिम सवाल। कभी कभी समाचारों में पाया जाने वाला पद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ की श्रेणी से संबंधित है? कच्चे तेल की, बहुमूल्य धातु यानी बुलियन की, दुर्लभ मृदा तत्वों की, या फिर यूरेनियम की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कच्चे तेल की। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल कच्चे तेल का एक विशिष्ट ग्रेड है और ब्रेंट और दुबई क्रूड के साथ तेल के मूल्य निर्धारण में मुख्य बेंचमार्क में से एक है। ये मुख्य रूप से टेक्सास से प्राप्त किया जाता है। ये दुनिया में उच्चतम गुणवत्ता वाले तेलों में से एक है जिसे परिष्कृत करना आसान है। ये न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज यानी NYMEX के तेल वायदा अनुबंध के अंतर्गत अंतर्निहित वस्तु है। सामान्यतः वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की तुलना ब्रेंट क्रूड से की जाती है, जो दुनिया के 2/3 तेल अनुबंधों के लिए तेल बेंचमार्क है, इसलिए विकल्प सही है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।